हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी दिलचस्प टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग किसी भी चीज का क्वांटिटीज का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के मेथड से किसी डिस्टेंस का हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ये चीज पढ़े रहते हैं, है ना, कि किसी का अगर दूरी नापना हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, इसका अगर हमें नापना है तो हम लोग क्या करते थे, फार्मूलाज होता था, इस चाल को नापा जाता था, जो इसकी स्पीड होता था, क्या टाइम लगा, कितनी स्पीड से चल रहा है, इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग क्या करते थे, नापते थे, है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग आप लोग नया चीज पढ़िएगा कि किसी भी चीज का हम लोग डिस्टेंस किस प्रकार से नाप सकते हैं। कोई अगर गाड़ी चल रहा है तो उस गाड़ी का क्या स्पीड है ना, कितनी रफ्तार से वो गाड़ी चल रहा है। तो हम आज आपको डिफरेंशिएशन के माध्यम से बताएंगे कि उन सारे फार्मूलाज को छोड़ के हम डिफरेंशिएशन से भी उन सारे डिस्टेंस को फाइंड कर सकता हूँ, स्पीड का रेट फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है रेट ऑफ द चेंज ऑफ क्वांटिटीज, है ना। तो यहाँ पे जो आज का टुडे का जो टॉपिक है ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। हमने पहले चर्चा किया आपका रॉलेस थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके आधारित मैंने कुछ प्रॉब्लम करवाया, तो काफी क्वेश्चंस हमने करवाए थे। ठीक है, तो आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वांटिटीज है तो उसका किस रेट से चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फर्स्ट ईयर में ये चीज बताए थे, जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो चीज को अगर केयर करेंगे तो ये बात याद आएगा कि जब हम डेरिवेटिव बता रहे थे उस समय इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, जो एक स्पीड के बाद हम लोग डेरिवेटिव से उसको फाइंड करने के लिए सिखाए थे। और अगर आप नए हैं, आप हमारे स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हो, है ना, तो चलिए आपको डरना नहीं है, जो भी होगा स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं, सिर्फ पूरे वीडियो अंत तक बने रहें। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि क्या था। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहां तक और यहां तक कोई डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस का मान लीजिए दूरी कितना है, s है। यहां से यहां तक जाने का जो दूरी होगा, है ना, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, s है। अब ये जो s है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहां से चला, ठीक है, कोई वस्तु यहां से चला, अब यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, क्या इसको टाइम नहीं लगेगा? क्या बिल्कुल लगेगा, एक टाइम लगेगा, है ना। और तीसरी बात ये होगा कि किस रेट से जाएगा। रेट का मतलब यानी जैसे गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी क्या ऐसा थोड़ी ना कि धकेलने से चलेगा, नहीं ना चलेगा, फोर्स देने से नहीं ना चलेगा। उसमें जो भी होगा स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग करने से क्या होगा, गाड़ी का कुछ अपना स्पीड होगा, है ना, जैसे 20 किलोमीटर प्रति आवर या 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि किस रेट से चेंज करेगा। यहां से यहां तक अगर पहुंच गया तो चेंज हो गया, फिर यहां से यहां तक जाने में जो स्पीड का यूज किए वो रेट हुआ, और ये जो हमारा दूरी हुआ डिस्टेंस, है ना। तो इसमें तीन बात है, यानी कि यहां से यहां तक नापने का जो डिस्टेंस होगा हम लोग डिफरेंशिएशन के माध्यम से भी ये चीज यूज करके हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिए कि इफ s is the distance covered by a particle in time t then ds by dt। यानी कहते हैं t समय में किसी पार्टिकल के द्वारा अगर s डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं, डेरिवेटिव के लैंग्वेज में इस प्रकार से। कहने का मतलब है ds by dt का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। यानी t के रिस्पेक्ट में जो हमारा डिस्टेंस होगा, वह जो चेंज उसका रेट होगा, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। यानी यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा ये डिस्टेंस को, और वह किस रेट से चेंज करेगा, है ना, क्योंकि हर बार वो अपना रेट बढ़ाते जाएगा, है ना। पहले 10 किलोमीटर प्रति आवर, फिर 20 किलो, फिर 50 किलो, फिर 60 किलो, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस होता है, अगर जैसे सपोज कीजिए हम लोग बाइक चला रहे तो बाइक चलाने टाइम ऐसा थोड़ी ना एक बार में 100 का स्पीड में हो जाते हैं, नहीं होते हैं।
धीरे धीरे होता है, स्टार्टिंग 10, 20, 50, 60, फिर 120, फिर डाउन भी होते हैं, कभी अप भी होते हैं, है ना। तो वो जो होता है ना, वही चेंज ऑफ रेट है ना, कि कौन सा टाइम में कितना आप चेंज ऑफ रेट कर रहे हैं गाड़ी का, एक्सीलरेटर कितना ले रहे हैं, किस टाइम से कितना स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं। क्लियर है। तो आई होप कि ये रेट ऑफ चेंज का मतलब मीनिंग समझ में आ गया होगा कि किसी भी टाइम के और किसी भी, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमारा ये डिस्टेंस कवर होता है वो टाइम जरूर लेगा। कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक अगर पार्टिकल जा रहा है तो टाइम टेकन करेगा, तो उस टाइम टेकन को ही हम लोग यहाँ पे, ये हमारा टाइम हुआ। ठीक है। तो ये ds बाई dt को इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर लिखा रहेगा dx बाई dt, इसका मतलब हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। और t समय में x का कितना रेट ऑफ चेंज हुआ, dx बाई dt रिप्रेजेंट करेगा। अगर तीसरी बात, अगर यही बात रहेगा dy बाई dt, इसका मतलब हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। यानी t समय में, यानी t के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में y का रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। देखिए कहानी और भी लंबी चौड़ी है, बट आपको जितना जरूरत है मैं वो चीज की बात कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे वाली बात कर रहा हूँ, है ना। घुराने फिराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आपसे कोई प्रूवमेंट पूछने वाला है, कोई कुछ नहीं। बोर्ड आपसे सिर्फ जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो चीज पूछने वाला है। क्लियर है। तो सिंपली ये बात समझिए, dx बाई dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, और इस भाषा को ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कल को हमें चाहिए, या फिर यहाँ पे आगे लिखते हैं, अब जैसे एक पैरामेट्रिक फॉर्म में जो बताए थे, तीसरा पॉइंट ये मानते हैं, चौथा पॉइंट लेट की fx x बराबर ft है एंड y इज इक्वल टू gt है। तो इसको हम लोग अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dx बाई dt इज इक्वल टू f डैश t हो जाएगा, एंड इसको करेंगे तो dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा g डैश ऑफ t, है ना। सो हम लोग यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से क्या करते थे, सिंस बाय चेन रूल क्या होता है, dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते थे, क्या लिखते थे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। क्या ये भाषा लिखते थे कि नहीं। अरे छोड़ो, मारो गोली चेन रूल, है ना। क्या dy बाई dx को इतना लिख सकता हूं, देखिए dt से dt कैंसिल होगा, dy बाई dx बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx का ये वैल्यू हम पुट करेंगे, और dy बाई dt का वैल्यू ये, और dx बाई dt का वैल्यू ये। यानी कहने का मतलब है dy बाई dt को क्या बोल रहे थे, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t अपॉन, फिर क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x with rate of change of x with respect to t, है ना। यानी dy by dx बराबर हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to t अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t। कब, जब हमारा x और y जो होगा वो वेरिएबल किसका होगा, t का, क्योंकि यहाँ पे x y के अलावा तीसरा वेरिएबल कौन है, t है। तो ये हो गया, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा और उसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना रहेगा तो ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे dy बाई dx का। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि ds बाई dt, है ना, उसके बाद dx बाई dt, dy बाई dt, फिर dy बाई dx क्या था। तो ये लैंग्वेज लिखने के लिए पकड़िए, क्योंकि आपका क्वेश्चन में इस प्रकार का लैंग्वेज यूज करने वाला है और कुछ भी नहीं करेगा। तो लैंग्वेज से इस चीज को कन्वर्ट करना समझिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज करेंगे, अब सीधा एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके माध्यम से बताने का प्रयास। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। यानी एक सर्कल का एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में,
रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल किस पे निर्भर होगा, उसके रेडियस पे निर्भर होगा ना, क्योंकि जिसका जितना रेडियस होगा उसका सर्कल उतना बड़ा होगा। बात समझ में आया ना। तो सर्कल जो है वह डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। क्लियर। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा सर्कल है, ये हमारा कितना है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा कोई सर्कल लिए जिसका सेंटर हम अब इसका रेडियस कह रहे हैं कि नहीं, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये किस रेट से चेंज हुआ है ना। 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया, उसमें हम रेडियस में 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए, तो वो बढ़ाने के क्रम में इसका जो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा वह किस रेट ऑफ चेंज से होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो चीज निकालना है। यानी क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड दूसरा क्वेश्चन r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और भी क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में। तो पहले ये चीज निकाल लेंगे कि रेडियस के रिस्पेक्ट में किसी एरिया ऑफ सर्कल का क्या रेट ऑफ चेंज है, उसके बाद r की जगह पुट करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको समझाते हैं। सॉल्यूशन में करना कुछ नहीं है, सिंपली लिखना है। पहली बात क्या लिखना है, दो चीज कंसीडर करना होगा। एक सर्कल का रेडियस को हम लोग स्मॉल r मान लेंगे और एरिया ऑफ सर्कल को a मान लेंगे। ठीक है। तो पहले यहां कंसीडर कर लेना है कुछ। लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है ना, एंड a इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का जो एरिया होगा हम a मान रहे हैं। क्या एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, क्या ये फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई शक नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यानी कहने का मतलब है कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ गिवन दैट कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ये पूरे लैंग्वेज को मैं अभी लिख रहा हूं, फिर धीरे धीरे मैं इसको सॉर्ट करूंगा। ठीक है। अभी मैं पूरी तरीके से डिटेल से बता रहा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से the rate of change of the area of circle with respect to its radius। ठीक है। और ये जो पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है इस पूरे चीज को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल को क्या बोले हैं, ए ना लिखे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस को किस चीज से डिनोट किए हैं, आर के। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा डीए बाय डी बाय डी आर हो गया, क्योंकि यहाँ आर के रिस्पेक्ट में, वहां टाइम के रिस्पेक्ट में था तो हम dt ले रहे थे, यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो dr ले रहे हैं। यहाँ पे x होता था, यहाँ t होता था, है ना। dx बाई dt को क्या बोलते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, तब dx बाई dt लिखते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है ना। यानी इस सर्कल को रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है। अब आप लोग बताइए ए का वैल्यू कितना है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ ए की जगह बैठा दूंगा पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा भैया, आर स्क्वायर का। पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 2r हो जाएगा ना। कहने का मतलब है 2 पाई आर हो गया। ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है क्या, नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है,
है ना। आप वहां से पहले डिफरेंशिएशन सीख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमने यानी dA बाय dr बराबर निकाला। सो देयरफॉर dA बाय dr इज इक्वल टू आपका हो गया 2 पाई r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में दिया था, पहला क्वेश्चन में कितना था 4 सेंटीमीटर, दूसरा में है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब कहता है when r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, यहां तक तो जनरल सभी के लिए हो गया। अब जितना रेडियस में बढ़ाऊंगा उसका रेट ऑफ चेंज हम लोग एरिया का निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, जब हम r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर कर देंगे, उसका एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इसका रेट ऑफ चेंज यही ना निकाल के रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dA बाय अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई, और r की जगह कितना है 4, तो यहाँ 4 बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब सबसे खतरनाक बात, ये चीज आपको लिखना होगा तभी 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। देखिए क्या लिखना है, एरिया किस चीज में होता है, स्क्वायर में होता है। एरिया स्क्वायर में होता है, इसका मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अपन है क्या, dr, है ना। देखिए ये तो एरिया का हो गया, अब फिर जो विथ रेस्पेक्ट टू रहेगा ना, उसका फिर यहाँ पे देना है यूनिट। तो एरिया किसके यानी रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर। ये बात याद रखिएगा, इसी से और भी आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। ए मतलब एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। रेडियस दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो अपन सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, 4 गुना कितना हो गया 8, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी इस रेट से हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वह चेंज करेगा। कब, जब रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली इसी प्रकार से r की जगह अगर 6 कर देंगे कितना होगा, 6 2 जा 12 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर r की जगह 3 कर देंगे, उस समय एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो 3 कर देंगे 3 गुना 6 पाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप r की जगह बैठाते जाइए, उस एरिया का रेट ऑफ चेंज आप निकालते जाइए उस सर्कल का। आई होप कि ये क्वेश्चन जरूर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए, सिर्फ इस लैंग्वेज को समझना होता है कि किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। बस ये 2 चीज अगर दिमाग में आ गया तो आपकी कहानी सॉल्व, और कुछ भी नहीं करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप लोग इसको बना के कमेंट कीजिएगा। जब r की जगह 6 सेंटीमीटर होगा, r की जगह 3 सेंटीमीटर होगा, r की जगह 5 सेंटीमीटर होगा, आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दें कि क्या आंसर आया था, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि r की जगह 6 होगा, r की जगह 3 होगा, r की जगह 5 होगा, तो तीनों का आंसर क्या होगा, उसमें रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ सर्कल का तो आपको बताना है, और वो कमेंट में तीनों का आंसर आप जरूर भेजें। ठीक है, चलिए अगर आप भेजते हैं तो अगला वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाली बात है ना। यहाँ पे देखिए, है ना, कहता है एक इड्स है वेरिएबल ऑफ क्यूब, किसका, क्यूब का। अब पहले क्यूब दिमाग में आना चाहिए, तो क्यूब कैसा होगा, देखिए ये सपोज कीजिए ये हमारा क्यूब है। क्यूब का हिंदी क्या होता है, घन। ठीक है, ये हमारा क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, है ना। वह इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
पहले ये बात बताइए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, है ना, यानी कि किसी का होगा जो सेकेंड पर सेकेंड का मतलब है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस भाषा को लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कितना फास्ट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा व्हेन द इट्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसका अगर मान लीजिए अभी इसका इट जो है x है, इसका जो किनारा है इट्स का मतलब क्या हुआ, भुजा यानी किनारा, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, इट्स है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये सभी x है, ये हमारा x है। अब इस x में क्या होता है, ये जो x था वह हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा था, पहले से था जिसका इट्स हमने मान लिया x है, और वह कितने पर इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा था, जिसमें कहता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम। अब इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, वह किस रेट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, है ना, जब इसका किनारे में कितना बढ़ा दिया जाए, 10 सेंटीमीटर, यानी x की जगह अगर हम 10 सेंटीमीटर और बढ़ा दे तब इसका क्या होगा, यानी पहले से x है उसमें बढ़ा कितना रहा हूं, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद जो इसका वॉल्यूम बनने वाला होगा वह किस प्रकार से होगा। अब सोचिए अभी x लेंथ है, इसमें 10 सेंटीमीटर और बढ़ाइए तो और बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसका क्या वॉल्यूम होगा, उसी को हमें फाइंड करना है, किस रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली बात। तो यहां पहले मानना होगा आपको, क्या मान लेते हैं देख लीजिए, कुछ कुछ टर्म को मान लेते हैं। ठीक है, पहले लेट x बराबर लेंथ ऑफ एड्स ऑफ क्यूब, क्यूब का एड्स का लेंथ हम क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो लेंथ है वह किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए बात यहीं से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा। अच्छा एक चीज और पहले मान लीजिए, एंड फिर दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो v बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये बताइए किसी भी घन का आयतन क्या होता है, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो इसका अगर इट्स x है ना, आप लोग जैसे ए क्यू पढ़े होंगे वॉल्यूम, है ना, घन का आयतन बराबर ए क्यू होता है, तो ए हमारा क्या होता था, उसका हर एक साइड का भुजा होता था ना, तो उसका भुजा भी क्या माने हैं, x माने हैं, यानी इसका जो लेंथ है वो x है, इसका इट्स ऑफ लेंथ कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब, यानी v बराबर हो गया x क्यूब। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब now according to the question we are given that, now given that, अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो देखिए कहता है इट्स ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो ये जो साइड है x वाला, यानी इसका जो इट्स होगा वह इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि ये अगर हम इट्स को क्या माने हैं, x माने हैं, और वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो पर सेकेंड, तो सेकेंड को हम लोग टाइम है, सेकेंड हमारा क्या है, टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो इट जो होगा वह इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये दिया हुआ है dx by dt। अब लोग सर हम कैसे पहचाने कि dx by dt दिया हुआ है, सवाल तो ये आता है ना, तो यहाँ पे इस लैंग्वेज को पकड़ना है बच्चों। देखिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का वेरिएबल इट्स है और इट्स को हमने x माना है, सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। अब यहाँ देखिए पर सेकेंड है, पर सेकेंड, इस पे ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला क्या इट्स हो गया, और जो बाय में रहेगा ना वही आपको बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था। बात समझ में आया ना, तो यहां बताइए सेकेंड है, कल को अगर मिनट भी रहता,
कल को अगर आवर रहता तो ये तीनों का मतलब क्या हुआ, टाइम हुआ। मिनट हो, आवर हो, सेकेंड हो, इसका मतलब हमेशा टी के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड का मतलब है अपॉन dt और सेंटीमीटर किसका, इट्स का, क्योंकि इट्स नहीं इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये पूरा लैंग्वेज यहां से एक इट्स जो है वेरिएबल ऑफ क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इट्स को हमने लेंथ ऑफ इट्स का माने है x, यानी dx बाई dt बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया। तो सेकेंड से टाइम का रिलेट कर लेना, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो पहले वॉल्यूम का इंक्रीज रेट निकाल लेते हैं, उसके बाद x की जगह 10 बैठा देंगे, क्योंकि इट जो कहता है जब उसका जो x वैल्यू होगा यानी इट जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, तब वो कितना रेट से हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो पहले वॉल्यूम का इंक्रीजिंग निकालते हैं। तो यहां देखिए, सो नाउ ये फिगर को मैं मिटा देता हूं। अब अगेन यहां पे निकालना है किसका, वॉल्यूम, क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या माने हैं, यानी dv बाई dt, ठीक है। अब बोलोगे सर हम इसको t के रिस्पेक्ट में क्यों करें, बोले यार अगला तो सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में ना तोड़ा है, तो अगला भी उसका वॉल्यूम भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ना, कि कितना समय में कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए dv, v का वैल्यू कितना है हमारे पास, xq है, तो xq जाएगा बाय dt। अब इसका देखिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहां देखिए xq का करेंगे तो ये xq के रिस्पेक्ट में जाएगा x का, और फिर x किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, dt के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको x का पावर अगर n हो तो x के रिस्पेक्ट में ना जाएगा। तो यहाँ तो t है, तो फिर यहाँ x के रिस्पेक्ट में किया और x फिर t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए xq का डिफरेंशिएशन हो गया 3x² इंटू क्या हो गया dx बाय dt, यानी dv बाय dt बराबर दिस। सो दिस इंप्लाई dv बाय dt इज इक्वल टू 3x² इंटू, अब यहाँ देखिए dx बाय dt कितना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ हो गया हमारा 3 हो जाएगा, हम यही है ना dx बाय dt बराबर 3 है। अब यहाँ पे कितना हो गया 9x², ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ so therefore dv by dt is equal to 9x², इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए यही ना था, when the edge is 10 सेंटीमीटर, जब उसका साइड यानी उसका भुजा यानी उसका किनारा क्यूब का अगर 10 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से यानी हाउ टू फास्ट, कितना फास्ट इंक्रीज करेगा, है ना। सो व्हेन x इक्वल टू 10, क्योंकि हम तो इट्स को क्या माने हैं, x माने हैं, और x कितना बढ़ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा उस समय इसका वॉल्यूम कितना फास्ट से इंक्रीज करेगा, तो ये देख लीजिए x की जगह 10 बैठा रहा हूं, 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया हमारा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 900 हो गया। अब देखिए अब सवाल आता है यहाँ पे यूनिट लिखने का, तो यहाँ देखिए यूनिट हमेशा लिखना है, अगर नहीं लिखेगा तो हाफ नंबर काट देगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए लिखने का तरीका, वॉल्यूम बार बार समझा रहा हूँ। वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में होता है, पूरा क्या चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब में होता है ना, एरिया स्क्वायर में, लेंथ सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे जितनी भी इसका लेंथ दिया हुआ था, इट्स दिया था x सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पे अब हो गया, फिर अपन है, डिवाइड में डिवाइड दिया, अब t के रिस्पेक्ट में मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम किस चीज को यहाँ करेगा, सर हम मिनट लिखे कि आवर लिखे कि सेकेंड लिखे, तो किस में लिखेंगे, सेकेंड में लिखेंगे, क्योंकि ये पहले से सेकेंड के रिस्पेक्ट में काम किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकेंड। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये यूनिट देना सीखिए पहले,
V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्यूब से डिनोट करते हैं। जितना भी ईच ऑफ लेंथ था वो सेंटीमीटर में दिया था, देखो 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फिर अपॉन dt है, यहाँ पे dt है तो dt यानी t टाइम के रिस्पेक्ट में है। टाइम यहाँ पहले से सेकंड का चर्चा कर रहा था तो सेकंड दे दिए, तो ये यूनिट देना ना भूलें, ठीक है। यानी जो 10 सेंटीमीटर जब हम बढ़ाएंगे उसका ईच ऑफ लेंथ में, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वह उसका इंक्रीजिंग जो होगा, फास्टिंग इंक्रीज करेगा, वह इस 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिए फाइंड एन एंगल थीटा, जहां पे थीटा जो लाई करना चाहिए 0 और π/2 के बीच में। जो भी हम थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे वह 0 और π/2 यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। इसका जो साइन से जो फास्ट इंक्रीज कर रहा है वो दुगुना है, ठीक है ना, 2 टाइम्स है। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स, है ना। वह किसके फास्ट से, इसके साइन के फास्ट से इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए सीधा सिंपल में क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस लैंग्वेज को समझिए, इंक्रीजिंग इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं सर, यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कुछ तो दिया नहीं है, बोला बिल्कुल नहीं दिया है। लेकिन एक बात समझाइए, जब हमारा कोई भी घड़ी चलता है या कोई चीज सपोज कीजिए इस प्रकार का है, हाँ ना, अब अगर यहां से यहां तक अगर एंगल हमें करना है, जैसे घड़ी का कांटा होता है ना, तो घड़ी का कांटा यहां से यहां तक ऐसे से चलेगा, है ना, इस तरह से चलेगा। तो चलने में क्या टाइम नहीं लेता है, क्या टाइम लेता है, हम लोग वॉच करते हैं, वो भी एंगल का काम करता है। तो हमें एंगल फाइंड करना है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। तो यहां से यहां तक करने के लिए किसका सहायता लेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में काम होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी जो भी एंगल निकालना है वो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा जो भी निकलेगा, यानी जो भी हमारा थीटा का वैल्यू होगा वो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे एंगल फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कहने का मतलब हुआ देयरफॉर d थीटा बाय dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, है ना, इंक्रीज 2 टाइम्स, हाँ, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, वो भी t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ थीटा में किसके अकॉर्डिंग आपको एंगल निकालना है, साइन के अकॉर्डिंग, ना कि कॉस, है ना, तो साइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बाय dt, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 रहने देंगे, अगर साइन थीटा को तोड़ना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, और थीटा किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, dt के रिस्पेक्ट में, और इधर क्या है d थीटा बाय dt, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, क्या दोनों तरफ d थीटा बाय dt है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब होगा 1 बराबर 2 इंटू, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, हो जाएगा कॉस थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, यानी कॉस 1/2 कौन सा एंगल में होगा, तो π/3, है ना, किसमें होगा, π/3। क्या π/3 का मतलब 60 डिग्री, क्या 0 और 90 के बीच में आया, तो यही आपका थीटा निकालना था इसके साइन के रिस्पेक्ट में, और भी कितना टाइम में कौन सा डिग्री बनेगा साइन के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इस एंगल को डिफरेंशिएट किया, वो भी साइन का ट्वाइस करके, ठीक है, तो हमारा थीटा कितना आया, π/3। तो यही सिंपल आंसर था, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे, ज्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा। देखिए ये जो चैप्टर है काफी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना,
तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी लेके ज्यादा कवर करूंगा ताकि एग्जाम में आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है मैसेनियस वगैरह लगा के, ठीक है। आप अगर कोई भी साइड बुक बना रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल वगैरह जरूर बनाइए, ठीक है। और सभी का हम पीडीएफ भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए हमारा, ठीक है। हमारा नंबर है 7759035471, ठीक है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी होगा इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे और अच्छे से और सम बेटर तो समझ में आ जाए। क्लियर? तो चलिए आज इतना ही रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक इसको समझिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का। ओके, चलिए।